नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का कार्यक्रम भी बदले स्वरूप में है, जहां हम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम आपको बता दें कि हमारे दर्शकों ने हमें बड़ी संख्या में प्रश्न भेजे थे। उनमें से अधिकांश प्रश्न लगभग समान थे। हमने सभी प्रश्नों के मर्मों को मिलाकर 2 प्रश्न बनाए हैं, जिनके उत्तर हम आज के कार्यक्रम में देंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, ये एक दुर्भावनापूर्ण आरोप है कि भारतीय संसद में जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। भारत G20 का अध्यक्ष है और G20 की अध्यक्षता में इस समय देश के विभिन्न भागों में तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। जो विदेश से मेहमान आ रहे हैं वो देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र कैसा है, भारत का लोकाचार कैसा है, भारत के उत्सव कैसे हैं, भारत की परंपराएं कैसी हैं, भारत की संस्कृति कैसी है, भारत का इतिहास क्या है। और यहाँ पर आकर उनको इस बात का विश्वास हो रहा है कि दुनिया में कहीं अगर लोकतंत्र की जननी है तो वो भारत ही है। ऐसे वक्त में जब हम दुनिया हमको देख रही है, दुनिया हमको समझ रही है, दुनिया हमारी जो मजबूती है उसको मान रही है, दुनिया हमारी आगे बढ़ने की बात से सहमत है, दुनिया इस बात से सहमत है कि पूरी दुनिया में और वैश्विक मंदी के इस माहौल में अगर कोई तरक्की कर रहा है और आगे भी कोई तरक्की करता रहेगा तो वो भारत ही है। ऐसे समय में आप भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, वो भी विदेशी मंच से। क्या उन जो आप लोगों को वहाँ पर सुन रहे होंगे, राहुल गांधी को, उन लोगों के मन में क्या भावना वहाँ पर आई होगी भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत की संसद के बारे में? जरा आप सोचिए कि आज का तो चलो, ये जो हम देखते हैं हमारी संसद में किस तरह से हंगामा होता है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, बड़े से बड़े मुद्दों को लेकर। छोटे छोटे मुद्दों पे इतना हंगामा हो जाता है, बड़े तक तो पहुंचने की बातें नहीं आती क्योंकि सदन ही नहीं चल पाता है। आप जरा संविधान सभा की कल्पना कीजिए। संविधान जब हमारा बन रहा था, संविधान सभा के जो सदस्य थे तमाम बुद्धिजीवी थे, उसमें तमाम विशेषज्ञ थे और अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान लोग थे वहाँ पर, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे कि किस तरीके से जब हमारा संविधान बन रहा था तो उन लोगों ने, आप सोचिए कि उनकी क्या दूरदृष्टि थी कि आगे क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं देश के, उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। हर बात पर, हर जो भी हमारे संविधान में हमारे नियम हैं, कानून हैं, उन सब पे कितना गहरा मंथन हुआ था। कभी कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ संविधान सभा में, कोई पर्चे नहीं फेंके गए, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई वॉकआउट नहीं हुआ। उसके बावजूद आप देखिए कि इतने जो विद्वान लोग थे उन्होंने कितनी शांति के साथ, विचारों में मतभिन्नता थी लेकिन सर्वसम्मति से एक संविधान बना जिसके तहत आज देश चल रहा है। संविधान सभा में कोई हंगामा नहीं हुआ था और वो जो नियम बन गए हैं उन नियमों के तहत हम अपने सदन को नहीं चला पा रहे हैं। और ये नहीं चला पा रहे हैं से ज़्यादा बड़ा प्रश्न यह है कि चलने नहीं दिया जा रहा है। जब संसद से का सत्र होता है उससे पहले तमाम पार्टियां बैठक करती हैं कि किस तरह से हमको अपनी बात रखनी है, किस तरीके से सरकार को घेरना है, या सरकार अपनी प्लानिंग करती है कि किस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट करना है। आजकल प्लानिंग इस तरीके से हो रही है कि हमको सदन नहीं चलने देना है। कभी अब देखिए कि जब भी सत्र शुरू होता है उससे 1-2 दिन पहले कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिससे पूरा का पूरा जो सेशन है वो वॉश आउट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लगातार देख रहे हैं, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, चीन से संबंधित मुद्दा हो, और भी कई सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं एकदम से चुनाव के पहले। हमको ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं भारत की संसद पर, वो भारत के एक सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, निर्वाचित सांसद हैं। उनको ये देखना चाहिए, वो भी जब 10 साल उनके जब सांसद थे तब उनकी पार्टी की सरकार थी, आज वो विपक्ष में हैं। लेकिन क्या उनका एक बार, क्योंकि वो संसद में इनका इतना लंबा अरसा हो चुका है, क्या ये आरोप लगाना जायज़ था? वो संसदीय प्रक्रियाओं से भली भांति अवगत हैं, क्या इस तरीके की बात उनको वहाँ पे बाहर कहनी चाहिए थी? ये एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये एक विशेषाधिकार का हनन का मामला भी बनता है और किसी न किसी सांसद को उम्मीद करनी चाहिए कि वो जब अभी सेशन शुरू हो रहा है सोमवार से, तो वो ज़रूर इस मुद्दे को ज़रूर वहाँ पर उठाएंगे। और हमको ये देखना चाहिए कि सदन में जब सबको बात रखने की आज़ादी है, सदन नियमों से चलता है, चाहे हमारे लोकसभा के स्पीकर हों, चाहे हमारे राज्यसभा के सभापति हों, उपसभापति हों,
सभी नियम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सभी सदस्यों को जो उनके मत हैं, उनके जो विचार हैं, उनको जानते हुए उनके साथ सदन में भी बातचीत होती है, उनके साथ सदन के बाहर भी बातचीत होती है, सबकी बात सुनी जाती है। और जब भी कोई भी सेशन शुरू होता है उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री भी कहते हैं हम सबको चाहते हैं कि सब लोग चर्चा में पार्टिसिपेट करें, हम सबकी बात सुनने को तैयार हैं। और सुनने के लिए सरकार तैयार भी होती है। बार बार बस यही अपील की जाती है कि आप सत्र चलने दें। सत्र आप चलने नहीं देते, मुद्दे कहाँ से उठेंगे, मुद्दे कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तमाम जो विधेयक है बिना चर्चा के पारित अगर हो जाते हैं तो इसमें जो जिम्मेदारी है वो सबसे ज़्यादा विपक्ष पर आती है। अगर उसने सदन चलने दिया होता तो सरकार को तमाम बातों के जवाब देने पड़ते। हो सकता है कि कोई ऐसा संशोधन आता जिसको सरकार को मानना पड़ता, क्योंकि वो उसको जनता का समर्थन मिलता अगर मान लीजिए वो चर्चा हुई होती तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको कि जनता समझती है। जनता ये भी जान रही है कि आप बाहर जाकर क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं। अभी लगा था कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी राहुल गांधी ने, तो वो बहुत कुछ सीख गए हैं, समझ गए हैं, लोकतंत्र के बारे में, लोकाचार के बारे में और भारतीय राजनीति के बारे में उनको गहरी समझ हो गई है। वो खुद को तपस्वी भी बता रहे थे, लेकिन जो उन्होंने लंदन में किया है वो तो भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि उसमें कहीं भी देश को जोड़ने की बात है नहीं। हमारे आपने देखिए उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं उन पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। हमारी जो कोर्ट की उन्होंने बात कर दी है, मीडिया संस्थानों की बात कर दी है, तमाम तरह के जो हमारे संस्थान है, चुनाव आयोग उसकी बात कर दी है। देखना चाहिए, पहले समझना चाहिए कि हमारे संस्थानों में हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से फैसले दे रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला कोई कह सकता है कि सरकार के दबाव में दिया गया है? कोई नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कॉलेजियम सिस्टम बना दिया है जो कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए, जिसमें विपक्ष का नेता भी होगा और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं वो भी होंगे। तो ये देखिए कि आप हमारे संस्थानों में चल क्या रहा है। आपने खाली बस एक चीज़ सोच रखी कि मुझे ये बस चलाना है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला दिया कि हमारे जो संस्थान पर उस पर आरएसएस का कब्जा हो गया है, सब जगह आरएसएस का कब्जा हो गया है, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है, विपक्ष की आवाज़ दबा दी जाती है। ये सब जो रटे रटाए डायलॉग हैं ये सब लोग समझ गए हैं। ऐसा ये आपको राजनीतिक रूप से लाभ नहीं देंगे, इस बात को समझना होगा राहुल गांधी को, कांग्रेस को। ये भी सवाल उठता है कि राहुल गांधी की एक सांसद के तौर पर कितनी प्रभावी भूमिका रही है संसद में। तो जरा अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि अगर हम वर्तमान जो संसद का कार्यकाल है, जो हमारी अभी 2019 में चुनाव हुए थे और अब तक का जो 4 साल का कार्यकाल है, इसमें लगभग 50 से 52% ही उनकी उपस्थिति रही है। अब आप देखिए कि कोई भी चाहे कॉलेज स्टूडेंट होता है, चाहे स्कूल का छात्र है, क्या 50 से 52% अगर उसकी उपस्थिति है कक्षा में, उसको प्रभावी या एक अच्छा बालक माना जाएगा, अच्छा छात्र माना जाएगा? कदापि नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे उपस्थिति नहीं होता है, वो समझता ही नहीं है। तो आप पहले तो आप वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं। और आपने क्या अभी 4 साल के कार्यकाल में कोई प्रश्न पूछा है? और अगर पूछे हैं तो कितने प्रश्न पूछे हैं? ये भी एक और दूसरे सांसदों से आपका औसत क्या है, इसके भी आंकड़े निकाले जाने चाहिए। और ऐसे भी क्योंकि वो पहले 2 बार अमेठी से सांसद रहे, अभी वो वायनाड से हैं, तो ये आप देखेंगे कि उनका कार्यकाल ऐसे भी रहे हैं सांसद के तौर पर जिन्होंने पूरे के पूरे कार्यकाल उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तो ये सब चीज़ क्या है जो आपके पास, जो आपको सांसद के नाते जनता ने चुनकर भेजा है अपनी बात रखने के लिए। आपने उस क्षेत्र की बात चलो भले ही रख दी हो, लेकिन आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, आपको एक अधिकार मिला है। तो आप जो संसदीय प्रक्रियाओं को आप फॉलो खुद नहीं करते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। और माइक बंद करने का जो आरोप है ये अपने आप में, और ख़ासतौर पर जिस तरह से लंदन में जिस कार्यक्रम में उन्होंने बोला, वहाँ पर एक ख़राब माइक का उन्होंने जिस तरह से उपयोग करके कटाक्ष किया है, वो बहुत गंभीर बात है। और जैसा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी कहते रहे हैं कि जो संसदीय परंपराओं का की अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ जनता को आवाज़ उठानी चाहिए। तो ज़रूर इस आह्वान से लोगों को जोड़ना चाहिए। और जो सदन में सिर्फ हंगामा करते हैं, सदन में सिर्फ पर्चे लहराते हैं या बिना तथ्यों के कोई बात कह देते हैं, बिना किसी जिम्मेदारी की बात कह देते हैं, उससे उन्होंने जो बचने की सलाह दी है उस पर भी सांसदों को ध्यान देना चाहिए। और अब एक जन आंदोलन वाकई में खड़ा होना चाहिए, जैसे कि जगदीप धनखड़ जी ने कहा है कि ये जो हमारे सांसद हैं वो संसदीय परंपराओं को समझें, संसदीय नियमों का पालन करें, ये जिम्मेदारी है। और जनता का अगर दबाव होगा तो वो ज़रूर करेंगे, ऐसा हमको लगता है। फिलहाल अगर हम देखें, चाहे हम कह सकते हैं कि जो हमारे चाहे राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति जी हैं, दोनों ने
राहुल गांधी के आरोप को खारिज कर दिया, नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने आरोप को खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं कहा जाता। और ये जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, हमको ये भी देखना चाहिए कि क्या ये आरोप किसी और ने लगाया है कि माइक बंद कर दिया गया। ऐसा होता नहीं है, ना हुआ है ना होगा। जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, हमारी संसद है, सर्वोच्च मंदिर उसको कहा जाता है भारतीय लोकतंत्र का, तो वहाँ पर ऐसी घटना कभी हुई नहीं है, ना होगी, ना होनी चाहिए। और इसलिए ये राहुल गांधी का आरोप सिर्फ एक राजनीतिक आरोप था, लेकिन ये जो आरोप है शायद इनको आने वाले वक्त में महंगा पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र का लंदन में जाकर अपमान किया है। उस देश में जाकर उन्होंने अपमान किया है जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया था। तो ये जनता देख रही, समझ रही है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई थी, वो भी सारी की सारी राहुल गांधी के खिलाफ ही थी। राहुल गांधी के इस बयान से जो उन्होंने कहा है, उनकी पार्टी के लोग भी पूरी तरह सहमत नहीं हैं, ऐसा भी हमने बातचीत में पाया है। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं, वो वही जान सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। देखिए, विपक्ष के लोगों के खिलाफ ही भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। हमने कर्नाटक में देखा कि अभी बीजेपी एक विधायक हैं, उनके घर से कैश पकड़ा गया। किसने पकड़ा? लोकायुक्त ने पकड़ा। यानी लोकायुक्त काम कर रहा है, लोकायुक्त को स्वतंत्र तरीके से काम करने दिया जा रहा है। ऐसा ही सिर्फ हम कर्नाटक में क्यों देखते हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई घटनाक्रम सामने आए हैं। तो तमाम जगह पर जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए। अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो कार्रवाई होगी। अब आप देखिए कि क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो जो शीर्ष स्तर पे पहले जो भ्रष्टाचार हुआ करता था वो तो नहीं है अब। और जो निचले स्तर पर कहीं अगर भ्रष्टाचार बचा है, सत्तारूढ़ खेमे में अगर हम खाली भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं, तो उस पर कार्रवाई होती है। और प्रधानमंत्री के रुख को देखते हुए, उनकी कड़ाई को देखते हुए और भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, इस सिद्धांत को देखते हुए तमाम जो ऐसे नेता थे आजकल वो सिर्फ जनसेवा में ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले क्या अब सुर्खियों में आते हैं। अब आप देखिए ना कि 2014 के बाद से, जब से केंद्र में बीजेपी आई है, तब से केंद्र सरकार पर क्या एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? ठीक है, अब वो नहीं लगता क्योंकि अब घोटाले होते नहीं हैं। पहले आप देखते थे कि रोजाना जो शून्य हैं वो घोटाले में आगे उसके बढ़ जाते थे, उस रकम के आगे। कभी वो 10,000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, कभी 2G घोटाला आ रहा है, उसमें और शून्य बढ़ जा रहे हैं, कभी वो अंतरिक्ष घोटाला सामने आ रहा है, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला सामने आ रहा है, कभी नेशनल हेराल्ड स्कैम सामने आ रहा है। ऐसे तमाम घोटाले सामने आते रहते हैं, रोज नया घोटाला, पहले से बड़ी रकम, पहले से बड़ा नेता। तो ये सब चीज़ें, और हमको ध्यान रखना चाहिए कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, तो उन्होंने कहा था कि गठबंधन सरकारों की मजबूरियां होती हैं। आज कोई मजबूरी नहीं है, स्पष्ट बहुमत की सरकार का आनंद यही है कि कोई मजबूरी नहीं होती है। अगर भ्रष्टाचारी है तो वो जेल के पीछे जाएगा ही जाएगा। तो अब ठीक है कि दिल्ली में कार्रवाई हुई है, तेलंगाना में कार्रवाई हो रही है, वहाँ पर और भी कई राज्यों में, चाहे हम बात कर लें बिहार की। ये क्या मामले आज के हैं? जब लालू यादव का चारा घोटाला मामला आया था सामने, तो वो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने सीबीआई से जांच करवाई थी। तो ये आज ये कह देना कि नहीं बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तो दुरुपयोग नहीं है, अगर मामला है तो जांच होगी ना। और अगर जांच हो रही है, अगर अदालतें जेल भेज रही हैं किसी भी व्यक्ति को, तो कुछ सबूत देकर ही भेज रही हैं। कोई भी अदालत सिर्फ ऐसे ही कोई आरोप लग गया और उसको भेज दिया, ऐसा होता नहीं है। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें हर एक को विश्वास है। जो आरोपी जेल गया है, जो न्यायिक हिरासत में है, सीबीआई हिरासत में है, ईडी की हिरासत में, एनआईए की हिरासत में है, वो भी यही बात कहता है कि हमको भारतीय न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है, क्योंकि उसको पता है कि उसको किस आधार पर भेजा गया है। तो ये आरोप लगा देना कि सिर्फ हमारी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हमारी एजेंसियों पर आप उनके साथ एक तरह से अपराध कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना दिन रात काम कर रहे हैं। किसी को भी अरेस्ट करना कोई आसान काम होता नहीं है। उसके पहले तमाम तरह के दस्तावेजों को इकट्ठा करना होता है, उसके खिलाफ सबूत अगर हैं तो उसको एकत्रित करना, मामला क्या बनता है, तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। हमारी एजेंसियां दिन रात बिना खाए पिए कई कई दिन उनको छुट्टी नहीं मिलती है, वो जाके अपना काम करते हैं। उस व्यक्ति को अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो सारा तैयारी के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, और आपने सीधा आरोप लगा दिया उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा होता नहीं है। देखिए, ये बहुत आसान है आरोप लगा देना।
काम करके दिखाना बहुत कठिन होता है। और अगर मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं तो अदालत उनको छोड़ देगी। अदालत ने पहले भी ऐसे कुछ लोग सामने आए हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे थे, लेकिन वो बरी हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग आए हैं जिनको बताया गया था निर्दोष हैं, लेकिन वो दोषी साबित हुए हैं क्योंकि सबूत उनके खिलाफ थे। तो अब भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए लगाए जा रहे हैं। ये राजनीतिक आरोप हैं और ये आप देखिए कि सिर्फ यही लोग हैं जो कि भ्रष्टाचारी ही हैं, जो कि एकजुट हो गए हैं। जो मनीष सिसोदिया के पक्ष में जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, आप देखिए उनमें कौन कौन लोग हैं। केरल के मुख्यमंत्री हैं जिनका कि अपना खुद का कार्यालय भ्रष्टाचार की जांच की आंच में फंसा हुआ है। और भी चाहे केसीआर की बात कर लें हम, तो उनकी बेटी खुद अभी ईडी से पूछताछ के लिए पेश होने वाली हैं दिल्ली शराब घोटाला मामले में। ऐसे ही आप जितने भी जो हस्ताक्षर करता है उसमें तमाम वही लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इस किसी न किसी घोटाले की के आरोप झेल रहे हैं। तो ये अब खारी सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। कोई आप देखिए कि किस तरीके से मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। अब के कविता ने इससे पहले कभी महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया नहीं। अब बात पूछताछ की आई तो उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिससे कि लगे कि भाई वो तो महिला आरक्षण की मांग कर रही हैं, इसलिए उनको हिरासत में भेज दिया गया या आगे जो भी कोई कार्रवाई कर दी गई। तो ये इस तरीके के जो आरोप हैं इससे बचना चाहिए और जांच एजेंसियों को काम करते देना चाहिए। ये ठीक है कि देखिए जांच एजेंसियों को भी एक बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये तो बस तोता है जो उनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये उतना ही बोल देते हैं। लेकिन उसके बाद से इनको स्वतंत्र किया गया है और वो कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होती है। तो ये और या फिर कोर्ट की किसी और कोर्ट की निगरानी में जांच होती है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और क्योंकि जब न्यायिक मामला कोई होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा कुछ टिप्पणी देना बोलना ठीक नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आरोप की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी अगर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं तो होने ही चाहिए। उन पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरे पर होती है। लेकिन खुद को ईमानदार छवि दिखाकर और हम भ्रष्टाचार करते रहें और हमारा भ्रष्टाचार अगर पकड़ा जाए तो हम कहें कि हमारी जो ईमानदारी है आप उससे जलते हैं, आप हमारी प्रगति से जलते हैं, तो ये कहना गलत होगा। मुझे लगता है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। भारत का जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत है और भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें सबको विश्वास होना चाहिए। कोई किसी को फंसा नहीं सकता है, कोई किसी को झूठे आरोप में अंदर नहीं भिजवा सकता है, क्योंकि जज साहब बैठे हैं जो कि स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, सबूत के आधार पर फैसला करते हैं। सबको विश्वास रखना चाहिए। कोई भी चाहे कितना भी बड़ा राजनीतिक रूप से ताकतवर व्यक्ति हो, किसी को भी गलत मामले में अंदर नहीं भेज सकता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर सबको विश्वास होना चाहिए। तो फिलहाल था ये आज का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। अगले सप्ताह फिर आपके साथ जुड़ेंगे कुछ नए प्रश्नों को लेकर, कुछ नए मुद्दों को लेकर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।